साथियों, आज की करंट अफेयर्स की यात्रा में हम आ चुके हैं। जोरों शोरों से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं कल के टेस्ट की। टेस्ट भी बन चुका है, बस 2 लाइनें कहना चाहता हूं और फिर धुआंधार करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। आज काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं क्योंकि कल टेस्ट है, इससे देना भी तो है टेस्ट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एक यूट्यूब पर ऐसा चैनल है जो आपकी किस्मत बदल देगा। महज कुछ मिनटों पे आपके नॉलेज लेवल को इतना बढ़ा देगा कि आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। जल्दी जाने वालों से हमारी ये गुजारिश है, जिनको वीडियो नहीं पूरा देखना है वो अभी तत्काल छोड़कर चले जाएं, क्योंकि बाद में तुम छोड़ भी नहीं पाओगे, ऐसा हमारा तुमसे वादा है। 2 लाइनें आपके लिए पेश करते हैं कि शौक से निकालिए नुक्स मेरे किरदार में, आप नहीं होंगे तो हमें तरासेगा कौन, आप नहीं होंगे तो हमें तरासेगा कौन। बेहतरीन करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कहने के लिए मात्र 10 प्रश्न हैं, लेकिन नॉलेज के लिए आपके पास कितने प्रश्न होंगे ये तो आप क्लास देखने के बाद ही बता सकते हैं। हम समय को खराब न करते हुए जबरदस्त क्लास की ओर चलते हैं, और आज ऐसी उम्मीद है कि वीडियो कहीं पर भी ब्लर नहीं होगी। आप चिंता मत करिए, आप जानते हैं कि मैं समय को नष्ट नहीं करता। जिसने समय को बर्बाद किया है भाई साहब, समय ने भी उसे बर्बाद किया है। बहुत छोटी सी एक बात बताना चाहते हैं आपको कि एक नौजवान था, अधेड़ उम्र का व्यक्ति, रोज पार्क में बैठता था, सुबह 4-5 घंटे और शाम को 4-5 घंटे। तो उसको लोग देखते थे, जो घूमने टहलने आते थे वो लोग देखते थे, कहते थे कि ये क्यों बैठा हुआ है, क्या इसके पास कोई काम नहीं है क्या। तो एक दिन रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया कि भाई साहब आप यहाँ क्यों बैठते हैं, क्या काम है आपका, रोज आते हैं 4-5 घंटे सुबह, 4-5 घंटे शाम को, पर डे का नियम है, और आप बैठते हैं, ना कुछ व्यायाम करते हैं, ना योगा करते हैं, ना घूमते हैं, ना टहलते हैं, आखिर आप करते क्या हैं। तो उसने कहा कि कभी समय ने हमें नष्ट किया था, कभी समय ने हमको बर्बाद किया था, और आज हम समय से बदला ले रहे हैं, आज हम समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो मित्र, इसमें कोई ऐसा तो नहीं वीडियो देख रहा है जो समय से बदला लेने के लिए देख रहा हो। इस वीडियो से समय से नहीं बदला लिया जा सकता। अगर आप समय नष्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए अन्य सारी चीज़ें हैं। इस वीडियो में वही देखें जिसको समय से बदला नहीं लेना है, ठीक है। काफ़ी विद्यार्थी इंतजार करते हैं, उनका इंतजार खत्म हुआ, बिल्कुल टाइम से वीडियो मिली है आपको। पूरी वीडियो अभी के अभी पढ़ लेना। मन करेगा कि कल सुबह पढ़ेंगे, मन करेगा कि पहले खाना खा ले फिर पढ़ें, मन करेगा कि सो जाएं फिर पढ़ें, लेकिन तुम्हें अपने मन को बेवकूफ़ बनाना है। मन से ये कहना है कि पहले हम पढ़ लें, उसके बाद हम खाना खा लेंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे, और उसके बाद हम खेलेंगे। जो भी करना होगा वो सब बाद में, पहले करनी है पढ़ाई। किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया है? ये देश है न्यूजीलैंड। काश अपने भारत में भी ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी मौतें होती हैं धूम्रपान से। धूम्रपान धुआं एकदम सीधे फेफड़ों में जाकर फेफड़े को बिल्कुल काला कर देता है और बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। 13 दिसंबर को धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित कर दिया गया है, और इसका भी एक उद्देश्य है। इसका भैया उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2025 तक, इसका उद्देश्य है 2025 तक धूम्रपान मुक्त बनाना। देश को क्या बनाएंगे? धूम्रपान मुक्त बनाएंगे देश को, और देश में आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है सिगरेट खरीदने पर, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन कदम न्यूजीलैंड को ये कदम उठाने के लिए ढेर सारी विशाल सर की तरफ से शुभकामनाएं। आप भी पहुंचा दीजिएगा, इतनी तेज कमेंट करिएगा कि न्यूजीलैंड तक आवाज पहुंच ही जाए। भारत किस वर्ष तक सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाने की स्थिति में आ जाएगा?
सीधी सीधी बात बताते हैं, 2023 तक भारत सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाने की स्थिति में आ जाएगा। सर्वाइकल कैंसर एक बहुत गंभीर बीमारी है और जो 9 से 14 वर्ष तक 9 से 14 वर्ष तक लड़कियों को यह टीका लगाया जाएगा। 9 से 14 वर्ष, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने वर्ष की लड़कियों को यह टीका लगाया जाएगा? तो 9 से 14 वर्ष तक की लड़कियों को यह टीका लगाया जाएगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन बताएंगे, फिर हम दूसरा बताएंगे, फिर पिछला वाला मिटाएंगे, ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर बात है? सब समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन दबा देना। हम नहीं देख रहे हैं लेकिन ऊपर वाला आपको देख रहा है, पढ़कर निकल जाते हो, लाइक नहीं करते हो ना, बहुत गलत बात है ये। और देखिए, तंदूर रेड ग्राम किससे संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया? व्हाट इज जीआई टैग? क्वेश्चन है, व्हाट इज जीआई टैग? तो जीआई टैग कुछ नहीं है, अगर हिंदी में बात करें तो ये एक भौगोलिक संकेत है। जिस चीज को जहां का जीआई टैग मिल जाता है उस क्षेत्र की पहचान बन जाती है। इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और बात करें तंदूर रेड ग्राम किससे संबंधित है, तो किससे भैया संबंधित है? आपको बताते हैं, तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना से संबंधित है। तेलंगाना राज्य कब बना? आ गया आपके लिए होमवर्क। कब बना तेलंगाना राज्य? कब बना तेलंगाना राज्य और किससे टूट कर बना? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में छापो इनके आंसर, हमें भी इंतजार है। और हम आपको एक बात बताते हैं, तंदूर रेड ग्राम क्या है? तंदूर रेड ग्राम एक अरहर की स्थानीय फसल है। क्या है भैया? तंदूर रेड ग्राम अरहर की स्थानीय किस्म है। और क्या खास बात है इसमें? खास बात यह है कि 24% प्रोटीन पाई जाती है। 24% प्रोटीन पाई जाती है और जो अनाज से लगभग 3 गुनी है। जो अनाज से लगभग 3 गुनी है। मित्र, आज जहां तक मेरी उम्मीद है, आज ब्लर नहीं होगा वीडियो। तुम मन से नहीं देखते हो, मन से अगर देखो ना तो ब्लर नहीं होगा, और अगर मन नहीं लगाओगे पढ़ने में तो ब्लर हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य बात है, न मानो तो तुम लगा के देख लो। क्लियर बात है? तंदूर रेड ग्राम। आइए कुछ जीआई टैग की बात कर ली जाए। पता नहीं कब आपके पेपर में पूछ लिया जाए, तो थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। उससे पहले 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं, फिर जीआई टैग के लिए 5-7 लाइनें छोड़ दीजिए। किस राज्य में नगर वन स्थापित किया जाएगा? ये तो हिमाचल प्रदेश राज्य है भाई। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में नगर वन स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, नोट करते रहना। किस राज्य में नगर वन स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? कुल्लू में। कहाँ किया स्थापित किया जाएगा? कुल्लू में स्थापित किया जाएगा। कुल्लू जो शहर है वहां स्थापित किया जाएगा। और 10 हेक्टेयर का क्षेत्रफल होगा। इसका कितना क्षेत्रफल होगा? आप कहेंगे सर 10 हेक्टेयर का होगा। क्लियर बात हो गई। अब हम कुछ जीआई टैग बताते हैं, इनको आप एक एक करके नोट करना है दिमाग में और इनको फीड कर लेना है। कभी भी पूछा जा सकता है,
होमवर्क का क्वेश्चन ये था कि तेलंगाना राज्य कब बना, किससे टूटकर बना, डेट सहित कमेंट बॉक्स में लिख दो, कभी जीवन में भूलोगे नहीं। जीआई टैग 2003 से लागू किया गया। जीआई टैग की व्यवस्था कब से की गई? 2003 से लागू की गई। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, अच्छी अच्छी जानकारी है, फिर भी तुम पूरा नहीं देखते हो तो तुम तो उसी व्यक्ति के समान हो जैसे एक बार ईश्वर से कहा, शंकर जी से पार्वती जी ने कहा कि ये आपका इतना भक्त है और आप पृथ्वीलोक पर इतना इसको दुखी कर रखे हो। एक भक्त था, वो बहुत पूजा पाठ करता था लेकिन परेशान बहुत रहता था। तो पार्वती जी ने कहा इसको काहे नहीं कुछ दे देते, जब सारा कुछ आप ही के हाथ में सृष्टि है, जिसको चाहो उसको धनवान बना दो, जिसको चाहो क्षण भर में उसे निर्धन बना दो। तो कहा ठीक है। तो उसके रास्ते में एक बैग भर के रख दिया सोने चांदी का और वो बैग डाल दिया रोड पर। कहा कि अब ये बैग को पा जाएगा तो इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो कहा ठीक है। अब वो जा रहा था, रास्ते में उसने कहा पता नहीं कैसे अंधे चलते हैं, आंख बंद कर लिया और निकल गया। आंख बंद करके टहलता हुआ बेचारा निकल गया। जब निकल गया तब उसने आंख खोली। पार्वती जी ने कहा वास्तव में इसकी किस्मत ही खराब है। अब आप कहेंगे किस्मत पर सर क्यों जा रहे हैं? किस्मत पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, सारा काम हो गया है, आपको कोचिंग के बारे में भी जानकारी है कि वीडियो आएगा। फिर भी अगर तुम इसे पूरा नहीं देख रहे हो तो ये भैया आंख बंद करके चलने वाली ही दशा है कि आंख बंद करके थोड़ी दूर देख लो अंधे लोग कैसे चलते हैं। तो हो सकता है आप ये चेक कर रहे हो कि देखें थोड़ा बहुत एक दो प्रश्न पढ़ लें और ना पढ़ने वाले लोग कैसे रहते हैं, ये भी तो आप सोच सकते हैं। तो भैया नहीं देखना वीडियो। जिनको ये देखना है कि बिना नौकरी वाले कैसे जीवन अपना काटते हैं वो कतई ना देखें। अभी हमारे एक मित्र आए थे रजनीश जी, यूपीपी में उनका सिलेक्शन हो गया, लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में पोस्टिंग है, बढ़िया खिलता हुआ चेहरा। हम उनसे मिले, वो हमसे मिले और कुछ आंखों में इशारों में बातें हो गई। लोग एक दूसरे की कामयाबी की तरफ झांक रहे थे और दोनों दोस्त बहुत ही प्रसन्न थे कि चलो आज जो भी जहां पर है अच्छा है, खुश है। और वो आए मिलने, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और उन्हें भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोस्त, अगर तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों यदि कामयाब हो गए तब तो कहने की क्या बात है, जय और वीरों वाली लाइन हो जाएगी। अगर कोई एक पास हो गया, एक रह गया तो 3 इडियट वाली कहानी हो जाएगी। आइए हम कुछ बात करते हैं किसकी? जीआई टैग की। कुछ प्रमुख जीआई टैगों की बात कर लेते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए चाहे जितनी बार वीडियो बनाना पड़े हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लोग वीडियो को पूरा पढ़ते हैं, छोड़ के नहीं जाते हैं। कुल्लू साल को जीआई टैग दिया गया। कहाँ कुल्लू कहाँ की साल को जीआई टैग मिला? हिमाचल प्रदेश। अभी कुल्लू के बारे में हमने बताया था। सिटी फॉरेस्ट की स्थापना की जाएगी। अल्फांसो आम, आम किसे नहीं पसंद है? अल्फांसो आम और सांगली हल्दी, इनको भी जीआई टैग दिया गया। ये दोनों कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं, जिनको जीआई टैग मिला। और बात करें अरकू कॉफी की। अरकू कॉफी, तो अरकू कॉफी भैया जीआई टैग जहाँ का मिला है वो है आंध्र प्रदेश। तुम तो चिंता मत करो, तुम्हारे लिए हम भी हैं, पढ़ाते रहेंगे जब तक तुम पढ़ते रहोगे। हल्दी के बारे में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इसको हल्दी वाले जीआई टैग को थोड़ा ध्यान देना। अगर कोई बढ़िया पेपर सेट हो गया तो इसी में तुम्हें चकरा दिया जाएगा। कंधमान हल्दी उड़ीसा का जीआई टैग है। इरोड हल्दी तमिलनाडु। इरोड हल्दी तमिलनाडु।
और कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश। और वारंगल की दरी, लिखते रहिए, वारंगल की दरी कहाँ? तेलंगाना। टोटल अगर भारत में जीआई टैग की बात करें कि कितनी हो गई है, कुल जीआई टैग कहाँ? भारत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुल जीआई टैगों की भारत में संख्या कितनी है? 432 हो गई है। अभी अभी जीआई टैग दिया गया अरहर की किस्म को। अरहर की किस्म कहाँ थी? तेलंगाना में थी, जो कि 24% प्रोटीन के साथ अनाज से लगभग 3 गुना अधिक थी। ये जीआई टैग है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में तुम लिख लेना। अभी तुम लिखने के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि हमें बहुत कम समय में बहुत अधिक जानकारी देनी है। तो ये तुम स्क्रीनशॉट लेके रट डालो, चाहे वॉलपेपर लगाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन इतना काम कर डालो, इनको तुम रट डालो। उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन है? हमें मजा नहीं आता पढ़ाने में जिसमें किसी चीज में हम पहले हों और देश हमारा भारत हो, रोम रोम खिल उठता है शरीर से। क्या ये पावन धरती है? शायद ही किसी देश के लोगों को अपने देश से इतना प्यार हो जितना भारतीयों को अपने देश से है। इसका अगर ताजा उदाहरण देखना है, अभी देखिए चीनी सेना को खदेड़ दिया। अब ये वो भारत नहीं रह गया जो तुम आंख दिखाओगे तो हम डर जाएंगे ना। तुम आंख निकालोगे, आंख दिखाओगे तो हम आंख निकाल लेंगे। ये बात आप बता देना जो दूसरे देश हैं उनको, ठीक है? अरे बहुत मस्त प्रश्न है। सूर्य किरण अभ्यास है। भारत को फ्रांस से कौन सा राफेल विमान मिला? राफेल के बारे में जानकारी है। अभी एक देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, उसकी भी जानकारी है। फिना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? इसकी भी जानकारी है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की किस पहल को दुनिया की 10 प्रमुख पहलों में शामिल किया है? इसकी भी जानकारी है। सारी जानकारी है। आप तो घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, हम यहाँ अपने घर से इतनी दूर क्लास बना रहे हैं आपके लिए। तो देखते हैं कौन कौन कल पढ़ के आता है, टेस्ट में कौन टॉप करेगा। इसकी जितनी चिंता आपको नहीं है, उससे ज्यादा उसका नाम जानने का शौक मुझे भी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, चिंता नहीं करना। उपग्रह संचार के स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला जो पहला देश बना है वो है भारत। पहला देश कौन है भैया? वो है भारत। उपग्रह संचार में 2000, पूरी बात बताते हैं आपको। उपग्रह संचार में 2000 से अधिक कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग, कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किया जा रहा है। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किया जा रहा है। फोन आ गया है बहुत जरूरी, बात 1 सेकंड में हो जाएगी। हेलो, हाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, चिंता मत करो दोस्त, पढ़ाते रहेंगे आपको और आप बस पढ़ते जाइए। कोई नहीं आएगा हमारे और तुम्हारी पढ़ाई के बीच में। 2000 से अधिक कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सूर्य किरण अभ्यास किस किस देश के बीच हुआ? सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के
बीच सूर्य किरण अभ्यास किया जा रहा है। क्लियर है? कौन सा संस्करण है, कब से कब तक हो रहा है, पूरी बात जानते हैं। ऐसे लिखेंगे तो मजा आएगा। सूर्य किरण अभ्यास 19 दिसंबर से नहीं, 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक साल झंडी, ये कहाँ है भैया? नेपाल में है। बारी बारी से इसकी मेजबानी की जाती है। पड़ोसी देश है, आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं बना। साल झंडी नेपाल में किया जा रहा है, किया जा रहा है। अगर हम इसके संस्करण की बात करें तो ये इस बार का चौथा संस्करण है, तो ये भैया है इस बार का 16वां संस्करण। लेकिन पता नहीं पेपर में कहां से पूछ लिया जाए। हो सकता है पेपर में 15वें संस्करण के बारे में जानकारी ले ली जाए। तो हम आपको बताते हैं 15वां संस्करण किसका? 15वां संस्करण किसका भैया? तो 15वां संस्करण किसका? सूर्य किरण अभ्यास का। कहाँ किया गया? पिथौरागढ़ में किया गया। पिथौरागढ़ में किया गया। पिथौरागढ़ कहाँ है? उत्तराखंड में है। सही कहे? बिल्कुल सही बात कहा है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हट भी जाते हैं सिर्फ आपके लिए, वरना आज तक कभी किसी के लिए हटे नहीं हैं। अगर सामने से हट जाते हैं वो भी आपके लिए। ठीक है, चिंता मत करिए, पढ़ते जाइए। वही 2 लाइनें शौक से निकालिए, नुक्स मेरे किरदार में आप नहीं होंगे तो हमें तरासेगा कौन। आइए कुछ बात करते हैं युद्धाभ्यास की, जो कि अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। हम आपको युद्धाभ्यास बताते हैं कौन कौन किस किस देश के बीच होता है। ये आपने नोट कर लिया होगा। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। इसको मैं मिटाकर कुछ अभ्यास बताते हैं कौन कौन किसके किसके बीच हो रहा है। देखिए, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास और जीमैक्स युद्धाभ्यास। जीमैक्स युद्धाभ्यास। अगर ब्लर ना हो तो पूरा वीडियो देख के कमेंट में जरूर बताना सर इस बार ब्लर नहीं हुआ। ये भारत और जापान के बीच होता है। और युद्धाभ्यासों की बात करते हैं। ये तो हो गया पूरा। भारत और नेपाल के बीच सूर्य अभ्यास किया जा रहा है। 16वां संस्करण है और साल झंडी में 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। दूसरा देखिए, मालाबार युद्धाभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ किया जा रहा है ये तो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हमें पता चलेगा। आपको अभी तक याद है। इसमें होती हैं 4 देश। संयुक्त अभ्यास है। पहला है अपना भारत, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया, तीसरा हो गया जापान और चौथा जो है वो है अमेरिका। ये है मालाबार अभ्यास की कहानी। कुछ और युद्धाभ्यास बता दें, जैसे टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास और ब्रज प्रहार और खाली युद्धाभ्यास। खाली युद्धाभ्यास ये किसके किसके बीच होते हैं? तीनों याद रखना, भारत और अमेरिका के बीच। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ाएंगे नहीं तो संडे को क्या पूछेंगे। जिसमें है दम वो आए, टेस्ट में दिखाए और अपने आप को निखारता हुआ चला जाए। यकीन मानो मंजिल आपके कदमों में होगी। शक्ति युद्धाभ्यास की बात करते हैं। शक्ति युद्धाभ्यास, वरुण युद्धाभ्यास,
और गरुड़ युद्धाभ्यास। छूटेगा कोई युद्धाभ्यास नहीं है। तीनों युद्धाभ्यास आप तो कह रहे हैं सर फंस गए, क्लास में जाने का भी मन नहीं कर रहा है और थकावट भी बहुत लग रही है। तो ये है फंस गए, तो ये है भारत और फ्रांस के बीच के युद्धाभ्यास। फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर भाई साहब मच्छर एक भी नहीं पाया जाता है। हमारे यहाँ भी मच्छर नहीं है एक भी। अब बात करते हैं इंद्र युद्धाभ्यास की। इंद्र युद्धाभ्यास की, और एक है इंद्र धनुष युद्धाभ्यास। ये ऐसे ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जिनको हम बहुत अच्छे और बहुत डिटेल से बता आपको देते हैं। इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच है। ये है भारत और रूस के बीच होता है। अगर हम इंद्र धनुष युद्धाभ्यास की बात करें तो इंद्र धनुष अजय वारियर और कोंकण युद्धाभ्यास। इंद्र धनुष अजय वारियर, इंद्रधनुष अजय वारियर, और एक युद्धाभ्यास है कोंकण युद्धाभ्यास। कोंकण युद्धाभ्यास, ये तीन युद्धाभ्यास हैं। ये किसके किसके बीच होते हैं, कोई बता सकता है? बता दीजिए, हम तो बताएंगे ही। ये युद्धाभ्यास होते हैं भारत और ब्रिटेन के बीच। भारत और ब्रिटेन के बीच। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। लेकिन तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। संप्रीति युद्धाभ्यास और बोगो सागर युद्धाभ्यास। संप्रीति युद्धाभ्यास और बोगो सागर युद्धाभ्यास, ये दोनों युद्धाभ्यास किसके साथ होते हैं? यही तो होमवर्क है, यही तो कहानी है दोस्त। होमवर्क पूरा करना है। हम कुछ सेकंड के लिए हटते हैं। आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए, ये आपकी इच्छा है। चाहे हेडफोन लगाकर सो जाइए वीडियो देखते देखते, लेकिन वीडियो मत बंद करना। 2-3 जगह शेयर जरूर करना। निदा जी ने भी शेयर किया था कल और धीरेन्द्र जी ने भी शेयर किया था। दोनों लोगों ने कल वीडियो को शेयर किया। अधिक से अधिक शेयर करिए। कर भला तो हो भला। जब तक आप किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं करेंगे, ये पढ़ लेंगे लेकिन याद नहीं होगा जब तक शेयर नहीं करेंगे। फिर आप हमसे मत पूछिएगा कि सर ये सब कैसे याद होगा। ठीक है? अगर याद करना है तो फटाफट 3-4 जगह शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करा दीजिए और लोगों को मोटिवेट करिए पढ़ने के लिए, क्योंकि शिक्षा उस चंदन की तरह होती है, अगर दूसरे के माथे पर लगाएंगे तो दोस्त हाथ आपका भी चमकेगा। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। ये बस सोचिए, हमारे यहाँ जो स्टूडेंट हैं वो इसलिए न लाते किसी को, वो कहते हैं कि अगर हम पढ़ रहे हैं अच्छा तो दूसरे क्यों अच्छा पढ़े। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। वो भी हमारे दोस्त हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमको चाहते हैं, तो उन्हें भी लेकर आइए, उन्हें भी कोचिंग के बारे में बताइए। आप तो अकेले अकेले सब मजा लूट रहे हैं। पढ़ाई अकेले अकेले कर लेंगे, ज्वाइनिंग अकेले अकेले पाएंगे, और उसके बाद जब दोस्त मांगेगा पैसे, कहेगा भाई आप तो नौकरी करते हैं, आप हमको कुछ धार दे दीजिए, जरूरत पड़ी है, तब आप कहेंगे नहीं दे पाएंगे। तो ये गलत बात हो जाएगी। भारत को फ्रांस से कौन सा राफेल विमान मिला है? तो भारत को फ्रांस से 36वां राफेल विमान मिला है। 36वां राफेल विमान मिला है। 36 विमानों की हमारा एग्रीमेंट था। हमको 36 विमान राफेल खरीदने थे। कहां से खरीदे गए हैं? फ्रांस से। थोड़ी सी कहानी समझते हैं। फ्रांस से हमारा 36वां राफेल विमान चला। फ्रांस से
36वां राफेल विमान निकला, लेकिन उसमें ईंधन भरना था। तो ईंधन भरने के लिए विमान उतरा कहाँ? तो यूएई में उतरा। ईंधन भरने के लिए यूएई में उतरा और ईंधन भरा, उतरा। ईंधन भरने के बाद पुनः भारत के लिए रवाना हुआ और भारत में कहाँ आया? तो भारत में नई दिल्ली में उतारा गया। नई दिल्ली में उतर गया। राफेल जो है एयर फोर्स की सेना में बहुत ही लाभप्रद है, बहुत ही कामयाब है। इसकी डिलीवरी पूरी हो गई। 36 राफेल विमान हमको फ्रांस ने डिलीवर किया। 36 राफेल विमान। अगर आप इनकी कीमत सुनेंगे तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये 60,000 रुपए, 60,000 रुपए में तो स्प्लेंडर भी नहीं आती है। राफेल विमान कैसे खरीद कर लाओगे? तो 60,000 करोड़ रुपए में खरीदे गए। दोस्त पढ़ लेना, बहुत चिंता रहती है हमें तुम्हारी नहीं, तुम्हारे घर वालों की, जो सोचते हैं कि इस बार तो ये विशाल सर के यहाँ बिल्कुल ज्वाइनिंग लेकर ही आएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए दोस्त। ये युद्धाभ्यास तो लिख गए होंगे आपकी कॉपी में, नोट किए होंगे तो याद रहेंगे। ऐसे ही पढ़ेंगे तो कितने ही वीडियो पढ़ते रहते हो पूरा दिन, हजारों चैनल सब्सक्राइब होते हैं। किस देश के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? तो हम आपको बता दें, अभी पेरू देश है। पेरू में, कहा? पेरू देश है 8 नंबर। पेरू में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। क्यों की गई? क्योंकि यहाँ जो है रक्षा जो मंत्रालय जो थे, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने राष्ट्रपति के लिए ऊपर महाभियोग लगा दिया, जिसका बहुत भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन होने लगा। और ये पेरू है कहाँ? इसकी राजधानी कहाँ है पेरू की? तो इसकी राजधानी है भैया लीमा में। इसकी राजधानी कहाँ है? लीमा में है। और ब्राजील तो फर्स्ट नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है अर्जेंटीना। और तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो पेरू देश है। तो तीसरे नंबर पर ये बड़ा हुआ देश है। अरे देश तो है, लेकिन कहाँ का है? तुम्हें बता दें, दक्षिण अमेरिका का है। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बता सकते हो दोस्त? तो बताओ। नहीं बता सकते तो हम बता देंगे। घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में आपको बताना है। तो फिना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? चलिए बात कर लेते हैं। तब तक तो आपने इधर लिख लिया होगा, लिखते रहेंगे, हम तो हट जाएंगे साइड में। पढ़ाएगा कौन? तुम लोग तो कहते हो सर जी हट जाया करिए। कैसे हट जाए बताइए? हट नहीं सकते, बिना पढ़ाए हुए कैसे हटे? फिना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है चाहत अरोड़ा। और फिना का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो हो जाएगा फेडरेशन और इंटरनेशनल और दी नेटेशन। जितना भी है क्या है, गोताखोरी, तैराकी, उन सबको कंट्रोलिंग होता है। विश्व स्तरीय निकाय है।
संयुक्त राष्ट्र ने भारत की किस पहल को दुनिया की 10 पहलों में शामिल किया है? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही मजेदार है और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं बताऊंगा आपको। आप तो बस इंतजार करते रहिए बस, और आपको कुछ नहीं करना है। बताते हैं, थोड़ी सी जगह बना लें फिर आपको हम बताएं। नहीं, जगह तो है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की किस पहल को दुनिया की 10 प्रमुख पहलों में शामिल किया है? तो वो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। नमामि गंगे प्रोजेक्ट। देखिए, छोड़ने वाले जितना छोड़ देते हैं, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है। जून 2014 से, जून 2014 से इसका उद्देश्य क्या है? हमारी जो गंगा नदी है उनको साफ सफाई, उनकी स्वच्छता ही इसका मेन उद्देश्य है। जून 2014 से केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के अनुरूप अनुमोदित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी नोट कर लीजिए। और हम आपको गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, बाकी का मैं कल रिवाइज करा दूंगा। क्लास भी बड़ी हो जाएगी और टाइम भी ज्यादा लग जाएगा। टेस्ट पेपर तो बन गया है, मुझे संडे वाला टेस्ट बनाना है। संडे वाले टेस्ट की तैयारी करिएगा, कल तो टेस्ट हो ही जाएगा। आइए हम बात करते हैं गंगा नदी के पंच प्रयागों की। तो गंगा नदी के पंच प्रयागों का जरा रिवीजन कर लिया जाए। ये एक है नदी और एक आती है इधर से नदी। इनका नाम है भागीरथी नदी और इनका नाम है अलकनंदा। इन दोनों नदियों के संगम से यहाँ पर बनती है गंगा नदी। क्लियर? और ये प्रयाग क्या कहलाता है? ये प्रयाग कौन सा प्रयाग कहलाता है भैया? तो ये कहलाता है देव प्रयाग। ये कहलाता है देव प्रयाग। ये बात हो गई गंगा नदी की। मैदानी भाग में कहां से प्रवेश करती हैं? हरिद्वार से। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती हैं, तो बिजनौर से और बलिया से निकल जाती हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश में, जरा बताइएगा गंगा नदी की लंबाई कितनी है? यूपी में कमजोर दिल वाले इस क्लास से दूर रहें, जिनका हार्ट अटैक आ जाए वो दूर रहे। यूपी में कितने किलोमीटर गंगा नदी बहती है? ये क्वेश्चन है। टोटल लंबाई सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला क्वेश्चन बताइएगा। तो भैया ये जो है कौन कौन से हिमानी है जरा देखिए। ये सतोपथ हिमानी और इधर दूसरा भागीरथी नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है अलकनंदा और बनता है पंचप्रयाग। सबसे पहले बनता है विष्णु प्रयाग। सबसे पहले कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग। फिर बनता है नंद प्रयाग और फिर बनता है कर्ण प्रयाग। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, 3 प्रयाग ऊपर याद रखेंगे। सबसे पहले जो नदी आकर मिलती है उनका नाम है धौली गंगा। दूसरी नदी जो आकर मिलती है उनका नाम है मंदाकिनी। तीसरी नदी जो आकर मिलती है उनका नाम है पिंडार। ये 3 नदियां आकर मिलती हैं और तीनों प्रयाग लिखे हुए हैं। ये कर्ण प्रयाग, ये नंद प्रयाग और ये विष्णु प्रयाग। इधर से एक नदी आती है, उनका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी यहाँ पर जब आती है तो अब कौन सा प्रयाग बचा? अब हमारा बचा है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग क्वेश्चन अभी पूछा गया था सप्लाई इंस्पेक्टर के पेपर में। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो हमें थोड़ा
आपको आइडिया दे दें, कई बार इस टाइप से भी प्रश्न बन जाता है, उस टाइप का भी पढ़ लेंगे ताकि पेपर कहीं से भी आए हमारा सिलेक्शन जरूर हो जाना चाहिए। यहां लिख लेते हैं समीकरण बनाकर, तो जैसे हो गया विष्णु प्रयाग, तो क्वेश्चन पूछा जाता था कि धौली गंगा प्लस अलकनंदा और बराबर वाट, तो विष्णु प्रयाग। उसके बाद कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। बिल्कुल पढ़ेंगे दिमाग लगाकर, बिल्कुल भी खसकाटी नहीं करेंगे। ये नहीं कि आज नहीं देखेंगे तो कल देखेंगे, कल नहीं तो परसों देखेंगे, फिर कल वाली अगले बार देखना अगले जन्म में। नंद प्रयाग, नंदाकिनी प्लस अलकनंदा। कल आपको और भी आगे पढ़ा देंगे गंगा नदी तंत्र, और उसके बाद में पिंडार नदी प्लस अलकनंदा, तो क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा कर्ण प्रयाग बन जाएगा। ये पंच प्रयाग हैं बने हुए। उसके बाद रुद्र प्रयाग है ना, फिर देव प्रयाग। नए विद्यार्थी भी पढ़ लेंगे। रुद्र प्रयाग कहां से बनेगा? रुद्र प्रयाग जब मिलेंगी इसमें आकर कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, और बन जाएगा देव प्रयाग जब मिलेंगी भागीरथी नदी। अभी दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट देंगे, फिर देखेंगे कौन कमेंट करता है। देवप्रयाग, भागीरथी प्लस अलकनंदा, और इसी देवप्रयाग से बन जाती है गंगा नदी। देवप्रयाग से ही बन जाती है, क्या कही जाती है? गंगा नदी कही जाती है। यहां से बन जाती है गंगा नदी, जो कि बांग्लादेश में बहते हुए भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है। सुंदरवन डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है जब पहाड़ी नदियां दूर से आती है और अपने साथ में कई प्रकार की अशुद्धियों को लेकर आती है, जैसे पेड़ पौधे और मिट्टियां, बड़े बड़े पेड़, बड़ी बड़ी चट्टानें, बहुत बड़े बड़े भारी मात्रा में कूड़ा करकट, ये सब लेकर आती है। तो क्या होता है? देखिए, नदी है, अब नदी के पास आके लग जाती है किनारे पर, तो क्या स्थिति बनती है डेल्टा की? बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो होता क्या है भैया, नदियां अपने साथ जो भी कूड़ा कचरा लेकर बहा कर आती हैं, वो नदी के तट में लगा देती है, तट के पास जमा हो जाता है। तट के पास में भैया कूड़ा जमा हो जाता है। ये ब्लैक कलर से जो है वो अपने साथ में लाए गए अशुद्धियां और अवसाद हैं, जो कि कूड़ा जमा हो जाता है तट पर, और यहाँ से जल छोटी छोटी नालियों में बहता है। यहाँ से जल छोटी छोटी नालियों में बहता है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरवन डेल्टा, जो कि दो नदियां मिलकर बनाती हैं, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी की एक वितरिका भी आपको याद रखनी है। कल पढ़ाएंगे पूरा नदी तंत्र, यदि आप हमसे कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो इसके आगे हम बढ़ा देंगे। हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। और गंगा नदी की एक वितरिका जरूर याद रखना। गंगा नदी की वितरिका कौन है? तो इसका नाम है हुगली नदी। हुगली नदी जो कि कहाँ बहती है? तो ये बहती है पश्चिम बंगाल में। इस नदी का भी बहुत ज्यादा महत्व है। फरक्का बैराज से डिवाइड किया गया है। फरक्का बैराज से डिवाइड किया गया है। क्लियर है बात? और हम आपको बता दें, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी की संयुक्त धारा आपस में मिल जाती है तो इसको कहा जाता है मेघना।
कहते हैं कि एक मेघना नदी भी आकर मिल जाती है गंगा नदी से, एस्चुरी नहीं बनाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां ही डेल्टा बनाती हैं और अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, वे डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। एक एक नदी तंत्र का भी मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे रिवाइज करा दूं। बहुत दिन हो गए जियोग्राफी पढ़े हुए, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मैं लाता रहूँगा। थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दबा के, और लोगों को इस क्लास के बारे में बताइए, क्योंकि मित्र जितना ही आप दूसरे को ज्ञान बांटोगे उतना ही आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। क्लास के बारे में अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ईश्वर आपकी याददाश्त को मजबूत करेगा, ऐसा हमारा मानना है। और हमारा ही नहीं मानना है बल्कि सभी का ऐसा मानना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कल जिन लोगों ने शेयर किया था उनकी पूरी क्लास समझ में आई थी, ना यकीन हो तो धीरेन्द्र जी से पूछ लीजिए। आज भी मैं देखता हूँ कितने लोग शेयर करते हैं, कितने लोग लाइक करते हैं। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत। कल के टेस्ट की तैयारी आप भी करिए, हम भी करते हैं, दोनों लोग मिलकर कल टेस्ट का मुकाबला करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले लें। गंगा नदी के बारे में अगर आप कहेंगे तो अगली वीडियो में और अच्छे से पूरी गंगा नदी तंत्र बता दी जाएगी। फिलहाल आज के लिए बस